वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की बेहद कमजोर शुरुआत के हैं संकेत। दुनिया भर के बाजारों में अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट और एसजेएक्स निफ्टी बड़े गैप के साथ नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ 17,000 के नीचे खुलने के बाद कहां होगा सपोर्ट, क्या आएगी रिकवरी, यदि हाँ तो कितनी और कितनी टिकाऊ, और ऐसे में एक्सपायरी के हफ्ते में क्या करें आप, तैयारी रहेगा फोकस। इसी पर स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कमजोर तो शुरुआत होने वाली, उसके बाद क्या 17,000 के नीचे अगर गए तो फिर बाजार की चाल कैसी रहेगी, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। सर बताएं, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बिल्कुल दीप, बड़ी बात है अमेरिका से ही आती हुई दिख रही है और कमजोरी का अंदाजा था, लेकिन इतने कमजोर होंगे ये अंदाजा नहीं था। लगभग 2.5 से 3% की तेज गिरावट अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को होती हुई दिखी है। एसजेएक्स निफ्टी धीमे धीमे वक्त के साथ अपनी गिरावट और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब लगभग पौने 300 अंक माफ कीजिएगा नीचे है। एशियाई बाजारों में 2 से 3% का तेज कट बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। वहाँ पर भी संकेत किसी तरह के अच्छे नहीं है। अगर इन सारी खराब खबरों के बीच में अगर कोई एक अच्छी खबर ढूंढना चाहें तो वो सिर्फ ये है कि आईसीआईसीआई बैंक ने बेहद दमदार नतीजे पेश किए हैं शनिवार के दिन। तो इस वीकेंड की एकमात्र अच्छी खबर आईसीआईसीआई बैंक के दमदार रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा एक और खराब खबर, रिटेल और रिलायंस ग्रुप के बीच में जो 2 साल से अटकी हुई डील थी वो फाइनली अब खत्म हो चुकी है। लेनदारों ने इस डील को अनुमति नहीं दी। तो ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं जहाँ ज़्यादातर ट्रिगर्स आपको नेगेटिव साइड पर नजर आएंगे, एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स। वो भी देखना होगा दीप की इस खराब माहौल में आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आईसीआईसीआई बैंक को भी बचा पाते हैं या नहीं तो बाकी मार्केट की तो बात अलग ही है। ऐसे बैंक्स पर तो आपकी नज़र बनी हुई है, आप काफ़ी समय से कह रहे हैं कि बैंक्स पर आप नज़र बनाए रखें, तो बैंक्स पर आपका राय लेना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं बाजार के जहां पर आपकी नज़र बनी हुई है, ये भी जानने हैं। तो थोड़ी देर में अनिल जी एक स्पेशल व्यू देंगे कुछ सेक्टर्स में बाजार के जहां पर आपको रखनी है नज़र, कैसी रहेगी इसकी चाल। पर उससे पहले सर थोड़ा समझा जाए एग्जैक्टली हुआ क्या है ये आउट ऑफ द ब्लू 1000 पॉइंट की गिरावट डाउ पर। अगेन जैसे हम बात कर रहे थे फ्राइडे को भी, कुछ ऐसा पावल साहब ने नहीं कहा नतीजे इस बार कमजोर आएंगे, सबको मालूम है, इकोनॉमी में थोड़ा दबाव बना हुआ है हाई बेस पर, ये सबको मालूम है। तो ऐसा क्या आ गया जो डाउ 1000 पॉइंट गिर गया सर? पता नहीं दीप, और ये प्योरली मतलब आउट ऑफ द सिलेबस कह सकते हैं। 1000 पॉइंट की गिरावट का अंदाजा मुझे तो नहीं था, किसी को हो ना हो। हाँ, लेकिन एक अंदाजा और एक क्या कहना चाहिए, अनकंफर्टेबल फीलिंग, मतलब जो लगातार 2 दिनों से जिस बात को हम हाईलाइट भी कर रहे हैं कि क्यों आपको हेजिंग रखनी चाहिए, क्यों आपको पुट रखना चाहिए, क्योंकि ये कभी अनएक्सपेक्टेड कुछ दिखा सकता है, ये समझ में आ रही था। राइट, और वो अनएक्सपेक्टेड 1000 पॉइंट की गिरावट आई। अब जो अमेरिका में गिरावट हुई है उसमें कोई भी नई बात तो है नहीं। ब्याज दरें तेजी से बढ़ेंगी, मई में 0.5% बढ़ेंगी, मई के बाद भी 0.5% बढ़ सकती है, हर एक मीटिंग में 0.5% बढ़ सकती है। अब अमेरिकी बाजार उसको पचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अमेरिकी बाजार पचाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो बॉन्ड यील्ड भी 3% के पार निकल जाना चाहिए था, लेकिन बॉन्ड यील्ड वहीं 2.85 के आसपास है। सो मार्केट का एक लेट रिएक्शन आप कह सकते हैं, और उस लेट रिएक्शन के पीछे अब जो बड़ा कारण आप ये बोल सकते हैं, अब तक सब लोग और बोलते नजर आए, बाजार ने अपना अंदाजा लगाया, लेकिन जब फेड चेयरमैन खुद पावेल साहब बोले तो शायद बाजार उस पर रिएक्शन ज्यादा देने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है कि अब मतलब वो कहते हैं कि वो आखिरी मोहर लग गई कि पावेल साहब ने भी बोल दिया तो बाद भाई अब तो ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ेंगी, अब कहीं शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। मेरे ख्याल से वो एक कारण हो सकता है, और वो कारण भी पोस्टमार्टम है, डायग्नोसिस नहीं है। ये गिरने के बाद हम पता लगा रहे हैं कि ये हो सकता है। अदरवाइज ऐसा पावेल साहब ने भी कुछ नहीं कहा जो हमको आपको अमेरिकी बाजारों को पता न हो। सो तेज गति से ब्याज दरें बढ़ेंगी, धीमे धीमे सिस्टम में से लिक्विडिटी कम होगी, नौकरियों का बाजार मजबूत है, कंपनियों के नतीजे अच्छे हैं, और ऐसे में आप 40 साल की महंगाई पर ज़्यादा दिनों तक अफोर्ड नहीं कर सकते। ग्लोबल अनिश्चितता के माहौल में, जो जियोपॉलिटिकल यानी युद्ध वाली स्थिति में, जहां कमोडिटीज के दाम अनाप शनाप बढ़े हुए हैं, तो इस डर में अमेरिकी बाजार बेसिकली मैक्रो फैक्टर्स पर गिरे हैं। माइक्रो फैक्टर्स अमेरिकी बाजारों के भी ठीक है, मैक्रो फैक्टर्स खराब हैं, तो उन मैक्रो फैक्टर्स पर अमेरिका का रिएक्शन आया है। मजे की बात यह दीप कि 1000 पॉइंट गिरने के बाद आमतौर पर यह देखा गया कि डाउ फ्यूचर्स आपको थोड़ी संकेत अच्छे देते हैं कि चलो ठीक है, गिर गए, उस दिन मूड खराब था शुक्रवार को, लेकिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक मूड ठीक करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये अभी भी 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स देखकर तो मुझे लगता है कि जो रिएक्शन अब ऑफ लेट पीछे से, अब आज सुबह से जो क्योंकि करीबन पौने 200 पॉइंट नीचे था, 200 पॉइंट नीचे था आपका एसजेएक्स निफ्टी वीकेंड पर। अब जो 200 से 300 पॉइंट की तरफ एसजेएक्स निफ्टी बढ़ रहा है,
वो डाउ फ्यूचर्स को देखकर बढ़ रहा है कि अगर 1000 गिरने के बाद भी डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में नहीं है तो फिर इसका मतलब थोड़ी चिंता की बात तो है। और पहली बार साइजेबल गिरावट डाउ में आई है, नहीं तो अब तक का ठीक है, नैस्डैक लीड करता है हमेशा, वोलेटाइल ज्यादा है, विक्स 25% एक दिन में बढ़ जाना, ये भी अपने आप में, अमेरिका में 25% विक्स बढ़ना अपने आप में छोटी बात नहीं है, बड़ी चीज है। यानी कि वो कहना चाहिए कि वो कंफर्टेबल वाली फीलिंग नहीं है, डर है, मतलब मूड बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा वैसा माहौल है। हमारा मूड तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था, अभी और कितना हमारे मूड क्या कितना और बिगाड़ेगा ये। दीप, आखिरी उम्मीद आपकी 16,800 है जी, पिछले हफ्ते का लो 16,825, वहां से आपने रिकवरी दी और पिछले हफ्ते का क्लोजिंग बेसिस पर लो 16,958 है, ठीक है, पिछले हफ्ते का। वैसे तो हमने 15,671 से रिकवरी दी है, करेक्ट, लेकिन पिछले हफ्ते का लो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम 16,825 जो यानी 16,800 राउंड फिगर में मान लीजिए, 25-50 पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 16,950 क्लोजिंग पे मान लीजिए, सो अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम इसे होल्ड कर पाते हैं, इंट्राडे बेसिस पे होल्ड कर पाते हैं, तब तो ठीक, नहीं तो फिर फ्रेश कमजोरी के लिए रास्ता आपका खुलता है। अच्छा, वैसी तैयारी हो रही है, क्योंकि आप देखिए 2,000 पॉइंट आप नॉन स्टॉप बढ़े हैं, 15,671 से आप 18,114 तक आए, राइट, 18,114 से वापस गिरकर आप आए 16,825 पे, 16,825 पे से बढ़कर 17,400 तक आए, 17,394, ठीक है। सो अब वापस आप वहां पहुंच रहे हैं, तो ये अब आपकी उम्मीद सेल ऑन राइज है, मार्केट ऊपर में सप्लाई आ रही है, वो सब दिख रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो आज के लिए ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। इन सब खराब चीजों के बीच में एक अच्छी चीज भी है जो बताना चाहता हूँ, वो ये दीप, FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटाकर 47% पर आ गई, जो कि आपके लिए बहुत कंफर्टेबल, मतलब ओवरसोल्ड होने के नजदीक है जी। आज आप गैप से खुलेंगे, अगर 40-42% के आसपास FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आ जाती है, वो कंफर्टेबल है, पहली चीज ये अच्छी है। दूसरी चीज, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड तो नहीं है, 0.91 पर है, लेकिन आज की गिरावट के बाद अगर 20-25 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो घट जाता है नीचे से गैप खुलने के बाद, आज नेचुरली 17,000 के नीचे खुलना ही सबसे बड़ी समस्या है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का खतरा बनेगा, मंथली एक्सपायरी है, राइट। तो उसके बाद अगर आपका पुट कॉल रेशियो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है तो एक लोअर लेवल से रिकवरी, वो भले आज के आज आए ना आए, हो सकता है कल से आए, लेकिन एक रिकवरी का केस आपके लिए बन जाएगा। रिकवरी के लिए 2 चीजें हैं आपके पास, एक घटती हुई FIs की लॉन्ग पोजीशन, 2 घटता हुआ पुट कॉल रेशियो। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो लगभग ओवरसोल्ड होने की तैयारी में जी। उसका रीजन ये दीप, कल देखिए आपको शुक्रवार को हमने 2 स्टॉप लॉस दिए थे क्लोजिंग बेसिस पे, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। निफ्टी का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे आपका 17,125 का था, ट्रिगर नहीं हुआ, उससे थोड़ा सा ऊपर बंद हुए, ठीक है। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 36,300 था इंट्राडे और क्लोजिंग, जो बैंक निफ्टी ने आसानी से कल शुक्रवार को तोड़ दिया। तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी कमजोर होने के संकेत दे दिए, ऑलरेडी बैंक निफ्टी में थोड़ी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हो चुकी है, बच्ची कुची आज 36,000 के नीचे खुलने पर होंगी। सो बैंक निफ्टी पहले ओवरसोल्ड होने के संकेत दे रहा है, तो देखते आज किस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, आज की गिरावट अगर जरूरत से ज्यादा हुई, कुछ इंटरेस्टिंग लेवल पर आए, तो हम आज के लिए ना खरीदें, लेकिन 1-2 दिन के लिए आज से वहां पर नीचे के लेवल पर खरीदारी जरूर करेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि खरीदारी के लेवल्स पर एक बार एक बाउंस के लिए खरीदे। देखो 2 तरीका है ट्रेड करने का। एक, अगर आप लॉन्ग ओनली ट्रेडर हैं, जैसे लॉन्ग ओनली फंड होते हैं, ऐसे फंड जो खाली पैसा लगाते ही हैं, कभी शॉर्ट नहीं करते, कभी हेज नहीं करते, क्योंकि उनको स्टॉक्स पे भरोसा है, उनको लॉन्ग ओनली फंड्स कहते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स भी ऐसे हैं, कोई भी भाव खरीद नहीं है, बेचना आता ही नहीं है, बेचने से मतलब शॉर्ट करना नहीं आता। सो अगर आप लॉन्ग ओनली ट्रेडर, तो आप कहीं न किसी लेवल पर खरीदने के बारे में सोचेंगे, वो लेवल शायद आजकल में आपको एक बार मिल सकता है, जो आपको वापस से बाउंस बैक दे। अब बाउंस बैक में 17,200 17,300 पहाड़ दिखता है, इतना ऊपर माउंट एवरेस्ट पार करना मुश्किल होगा अब आगे, लेकिन आपको एक 300-400 पॉइंट का अगर बाउंस वापस नीचे से मिलता है तो उसके लिए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स है। वो ट्रेडर्स जो दोनों तरफ की ट्रेड कर सकते हैं, उनके लिए सेल ऑन राइज वाला मार्केट बन ही रहा है, जिस तरह का मूड माहौल है, सो उनको दोनों तरफ से मौका मिलेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आया तो लेना बनता है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। रिकवरी आई और रुकावट की सही जगह पर पहुंचता है, एक अच्छी रिकवरी दिखाता है, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी बनती। तो मौके मिलेंगे बाजार में दोनों तरह के। ठीक है, हो गया अब अमेरिका में 1000 पॉइंट हो गया, नहीं सोचा था, कोई बात नहीं। अब वो मतलब आप है ना, फिल्म तो है नहीं कि रिवाइंड कर करके देख लें, करेक्ट है ना, और रिवाइंड करके देखेंगे भी तो दिखेगी तो वही जो हुआ है जी, है ना जी। तो इसलिए अब जो हो गया, अब आज गैप से खुलने के बाद क्या करना है
उस पर फोकस करो। ठीक है सर। जो चीज आप बदल नहीं सकते उस पर दिमाग लगाने का मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। जो चीज आगे होने वाली उस पर ध्यान रखना। एक चीज इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ दीप, और ये पिछले दिनों से लगातार बोल रहा हूँ, हेजिंग जरूर रखिए ओवरनाइट पोजीशन पर। बिल्कुल, ये इसी दिन काम आती है। अगर जो लोग 17,000 का पुट लेके गए, आपको तनाव कम है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि गिरने से कोई खुश है पुट लेके गया है तब भी, लेकिन आपकी रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। पुट आपका नुकसान कम करता है, बड़े नुकसान से बचाता है। बिल्कुल। अगर आप पुट ऑप्शन लेकर जा रहे हो, बिल्कुल, आपका नुकसान नहीं होगा ये गारंटी नहीं देता। नुकसान नहीं होने की गारंटी तो एक ही कंडीशन में है जी, ट्रेड ना करें। एग्जैक्टली है ना। वो तो ऑप्शन। हाँ भाई, पानी में उतरेंगे नहीं तो डूबने की चांस ही नहीं है। सही बात है ना। पानी में उतरेंगे तो हिचकोले खाएंगे, नहीं संभले तो डूबेंगे। करेक्ट। लेकिन साथ में आप फ्लोटर लेके उतरे, डर तो फिर भी रहेगा, लेकिन आपके चांसेस, तो वो आपका हेज है। एग्जैक्टली समझ गया। थोड़ी सेफ्टी बन जाती है और ऐसे गैप डाउन के लिए आपको वो सेफ्टी चाहिए होती है। और ये चीजें है ना, किसी को नहीं पता। अगर किसी को और को चले मुझे तो नहीं चलती। मैं तो कभी नहीं कह सकता कि 1000 पॉइंट गिरेगा डाउन, ये तो मेरे बस की बात तो नहीं है जी। ठीक है ना। सो इसी के लिए हम कहते हैं कि थोड़ा अपनी पोजीशन को ओवरनाइट या तो कम रखो, या पुट हेज करके जाओ, लेकर कॉल बेच के जाओ, जो आपको ठीक लगे। समझ गया सर। अच्छा, ये तो रही जहां तक बाजार के इम्पैक्ट की आप बात कर रहे हैं, बट इम्पैक्ट काफी सारे सेक्टर्स पर भी आ सकता है। कुछ खबरों का इम्पैक्ट है, कुछ नतीजों का इम्पैक्ट है, तो कुछ सेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई करें हैं बाजार के लिए? दीप, लगातार हम कुछ सेक्टर्स पे राय भी दे रहे हैं, जिसमें 2 सेक्टर्स पे मैं लगातार आपको कहता हूं कि मैं बहुत बेरिश हूं कि यहाँ अपने को अभी खरीदारी नहीं करनी। एक मेटल्स है, दूसरा आईटी। मेटल्स पर अब भी लगातार बेरिश हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं। मेटल्स में नहीं मज़ा नहीं है। मतलब जिस तरह से ग्लोबली मेटल्स के दाम वापस से टूट रहे हैं। अल्कोआ देखो आप, 15% गिरने के बाद शुक्रवार को 5% और गिर गया। एक वो न्यू कोर करके एक और स्टील कंपनी, वो 10% गिर गई। 10% गिर गई। हमारे यहाँ हॉट रोल्ड कोइल्स स्टील के दाम 4% घटे हैं वीकेंड पर। अमेरिका में 5% स्टील इंडेक्स नीचे है। चाइना में आयरन ओर गिरा हुआ है। चाइना में 4% आयरन ओर गिरा हुआ है। तो हमें मेटल लेना नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूँ। क्लियर है। हाँ, मतलब अभी नहीं लेना है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं लेना और ट्रेडिंग के लिए भी नहीं लेना। ओके। तो ये एक भले ही गिरने का आपको लगेगा एक आध बार बीच बीच में बाउंस वापस देगा, नो डाउट मार्केट की रिकवरी आएगी तो मेटल पहले 3% ऊपर हो भी जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम अपने ठीक उसी तरह से दूर रहना जैसे आईटी से दूर रहने के लिए कहा था रिजल्ट के पहले कि नहीं लेना है अभी आईटी। करेक्ट। ठीक है ना। और स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म के लिए आज से तो नहीं लेना है। सो पहली चीज ये कि मेटल टच मी नॉट है, बहुत क्लियर कट है खरीदने के लिए आज से। सेल ऑन राइज है, और आज मैं एक स्टॉक ऑफ द डे भी देने जा रहा हूँ बहुत टाइम बाद। अरे वाह। और वो मेटल स्टॉक भी होगा, तो थोड़ी देर में बताऊंगा। तो मेटल क्लियर कट है। दूसरा आया आईटी। आईटी हम रिजल्ट के पहले से लगातार हम कह रहे थे आईटी नहीं लेना है। ठीक है। आईटी में मैं पॉजिटिव तो नहीं हूं अभी फॉर टाइम बिंग, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं हूं जितना पहले था, क्योंकि सब आईटी स्टॉक 10% वहां से नीचे आ चुके हैं, बड़े से लेके। लेकिन जब तक आईटी में ये आर्टिफिशियल वाली जो नौकरियां बदलने वाली 25-25, 30% यानी कि हर 3 में से एक आदमी आपका छोड़ के चला जाए और आप सोचो कि कंपनी अच्छी चला लेंगे, ये होने वाला नहीं है। तो ये बड़ा बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है जी, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन का आ रहा है आईटी में पहली बार। सो ये थोड़ा सा सेटल होने में 1-2 क्वार्टर लगेंगे, तब तक आईटी अंडर परफॉर्म करेगा। अब इस लेवल पे सब कुछ बेच के निकल जाऊं, जवाब ना है, क्योंकि आप 10-15% नीचे बेच रहे हैं। लेकिन फिलहाल लेने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, सेटल होने दें, और अगर आपको रिकवरी मिलती है, अच्छी मिलती है, बीच बीच में रिकवरी आएगी, तब थोड़ा हल्का हो जाए। लॉन्ग टर्म आपका 2 से 3 साल का व्यू है, अच्छा है आईटी, कोई दिक्कत नहीं, गिरावट में खरीदारी करनी है। 2 से 3 महीने या 2 से 3 क्वार्टर का व्यू है तो थोड़ा सावधान रहना, तो मौके बाद में भी मिलेंगे, मौके मिलेंगे। तो ये आईटी पे व्यू होगा। तीसरा व्यू हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक्स पे था। एब्सोल्युटली कि भाई बैंक्स आपके लिए बेस्ट है। जब भी युद्ध चलेगा तो खत्म होने का जब आसार आएगा तो बैंक्स पहले चलेंगे, आईटी मेटल आपका चले जाएगा। तो मेटल तो वैसा दिखा रहा है, बैंक्स पे भी हम बुलिश है। लेकिन बैंक्स में 2 चीजें हैं आज, 2 बड़ी चीजें बैंक्स पे, जिन पे बैंक्स को रिएक्शन देना है। एक आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट, बिल्कुल तोड़-फोड़ रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और डीप में एक चीज आपको और करना भी चाहिए, आज वो बुल वर्सेस बियर, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक करने का वक्त आ गया, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई बैंक की आ रही है, जैसी एचडीएफसी बैंक आ रही है, वो क्लियर कट फर्क नजर आ रहा है। सो अब आईसीआईसीआई बैंक आपको प्रीमियम और लीडरशिप पोजीशन में नजर आएगा। हो सकता है एचडीएफसी बैंक कुछ समय तक, कुछ क्वार्टर तक आपको कुछ खास परफॉर्म करता ना दिखे। सो एक क्लियर कट स्विच बनता है, एचडीएफसी बैंक का शेयर अगर आपके पास है तो उससे आईसीआईसीआई बैंक में आप शिफ्ट करें।
इन्वेस्टर के तौर पर। ये बहुत क्लियर कट जो नतीजों की स्ट्रेंथ दिख रही है, और ये सिर्फ इस रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद आपको बात कर रहा हूँ कि अब ये क्लियर कट वक्त आ गया कि आप आईसीआईसीआई बैंक में शिफ्ट करें एचडीएफसी बैंक के बजाय। सो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे, लेकिन मार्केट खराब है। दूसरी तरफ एक खबर और आई जो बैंक्स के लिए खराब है, और वो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जो डील है वो कैंसिल होगी, लेंडर्स ने मंजूरी नहीं दी। जाहिर सी बात है सरकारी बैंकों के लिए ज्यादा खराब है। सो जो बैंक्स में मेरा एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस वाला व्यू था, उसको मैं थोड़ा सा एक नोच नीचे लेके आ रहा हूँ। ये मार्केट के साथ चलेंगे। मार्केट को आउट परफॉर्म करने की बैंक निफ्टी की ताकत थोड़ी सी अब कम हो जाएगी अंडरस्टूड इन रिजल्ट्स के बाद में। और क्यों हो जाएगी? दो वजह। नो डाउट आईसीआईसीआई बैंक ड्राइवर सीट पर है, लेकिन पीछे वर्ग का भी तो सपोर्ट चाहिए। एचडीएफसी बैंक वो सपोर्ट आपको नहीं दे रहा जो आपको चाहिए। बिल्कुल छोटा एक ट्रेडिंग बाउंस बैक एचडीएफसी बैंक में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एक आप ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट ज्यादा लंबा नहीं चलता ना। पैसा तो जब इन्वेस्टर्स का आता है तो स्टॉक बढ़ा रहता है, राइट? सो उस हिसाब से बैंक्स पे हमारी जो ओवर बुलिशनेस थी वो थोड़ी सी मैंने कम की है, थोड़ी सी कम की कि भाई मार्केट के साथ चलेंगे। अब आउट परफॉर्म करने की ताकत नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी। हाँ, ये 3 सेक्टर। एक ऑटो देख सकते हैं, ऑटो पे मैं बुलिश हूँ, और ऑटो बाय ऑन डिप्स है। यहाँ पर खरीदार स्पेशली मारुति जैसे स्टॉक मुझे बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, और जिनका जैसे चाइना, यूरोप, रशिया वगैरह से टाटा मोटर्स को थोड़ा फर्क पड़ता है, मारुति की नहीं पड़ता। तो मारुति टॉपिक उसमें रख के आप ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मुझे ऑटो सेक्टर अब भी ठीक दिखता है, जहां पर आप धीमे धीमे पैसा लगा सकते हैं। एफएमसीजी के लिए फिर से खराब खबरें जी, बिल्कुल। जो पाम ऑयल के रेस्ट्रिक्शंस आए, इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, मलेशिया ने टैक्स बढ़ा दिया, हमें अपने ही पाम ऑयल बनाना पड़ेगा। करेक्ट सर। 50% इम्पोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, और वो बंद हो जाए तो समस्या है। एफएमसीजी के लिए दाम बढ़ने वाली समस्या है, और महंगाई हमारे यहाँ भी कोई कम तो है नहीं। ऐसे में अगर फिर से पाम ऑयल के दाम भी बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ाने वाला काम है। तेल कोई भी हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल वाला कच्चा तेल हो या पाम ऑयल हो, तेल तो हमारा निकाल ही रहा है। एग्जैक्टली तो बुरा हाल कर रहा है। बुरा हाल तो सप्लाई साइड इश्यूज है, वो समझने की जरूर है। तो एफएमसीजी भी अंडर परफॉर्म ही करेगा। ये कुछ एक सेक्टर पे आज आपने पूछा तो थोड़े व्यूज आ गए, मैंने कहा बता दें। बिल्कुल, तो ये आपके लिए एक सेक्टोरल व्यू। इंडेक्स पर तो रोज अनिल जी व्यू देते ही हैं, बट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, स्पेशली ये दिग्गज काउंटर्स की, वहां पर भी रखनी है आपको नजर। आइए सर, फिर आज का ट्रेड सेटअप भी समझाएं, क्या है संकेत? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, एफआईएस के संकेत भी नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत भी पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट नेगेटिव, ट्रेंड न्यूट्रल। तो 2 न्यूट्रल है आज मेरे पास, वायदा कारोबार ट्रेंड पॉजिटिव एकमात्र घरेलू फंड्स, और बाकी 2 नेगेटिव भी हैं, 3 नेगेटिव, माफ कीजिए, 3 नेगेटिव, 2 न्यूट्रल, 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए सपोर्ट रेंज 16,950 17,000 ये पहला सपोर्ट है, जिसके आसपास खुलने की तैयारी इस वक्त नजर आ रही है। हमारी एसजीएक्स निफ्टी से भी 16,935 के आसपास है। इसके नीचे 16,825 16,875 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 16,800 के 16,775 के नीचे फ्रेश कमजोरी शुरू होती दिखेगी। पिछले हफ्ते का लो 16,824 का है, वो आपकी आखिरी उम्मीद है। ऊपर की तरफ 17,075 17,150 से एक बार गैप से नीचे खुलने के बाद यही लेवल आपके लिए रुकावट का काम करेगा। पार निकलकर पहुंचे तो 17,175 17,275 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बिकवाली की जगह। बैंक निफ्टी 35,425 35,525 ज्यादा संभावना इस रेंज के आसपास यहां पर हम खुलते हुए दिखे जी। और उसके नीचे 35,025 35,200 अगला मजबूत सपोर्ट जोन है। 35,000 के नीचे जाने पर फ्रेश कमजोरी और खुलती तो आपकी रेंज फिर उसके बाद शिफ्ट हो जाएगी। अभी जो 36,000 37,000 की रेंज में हम टाइम पास कर रहे थे, अब 35,000 36,000 की रेंज में टाइम पास करेंगे, और तब ऊपर की रेंज जो आपकी बनेगी आज के लिए 36,050 36,125। एक बार गैप से खुलने के बाद 36,000 आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, फिर भी पार हो गए तो 36,300 36,450 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन निकल कर आ रहा है आपके लिए बाजार में। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस? सपोर्ट लेवल के लिहाज से दीप देखेंगे तो आप बंद हुए हैं 17,175 पे, ठीक है। उसके ठीक नीचे 17,075 17,000 और 16,975 3 छोटे सपोर्ट लेवल हैं। 16,950 16,875 2 मीडियम सपोर्ट लेवल है। 16,825 16,775 फाइनल सपोर्ट निफ्टी पर आपके लिए। ऊपर की तरफ 16,175 से गिन रहा हूँ, इसलिए आपको लगेगा अरे ऊपर के लेवल इतने बड़े, यहाँ तो 17,000 के नीचे खुलने की तैयारी में। 17,200 250 275 300, इसलिए 4 ही दिए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। बैंक निफ्टी आप बंद हुए 36,050 के आसपास, नीचे खुलेंगे सीधा 36,000 के, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो 35,925 35,850 और 35,725 ये 3 छोटे सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे खुलेंगे। 35,525 35,425 और 35,325 3 मीडियम सपोर्ट लेवल है, और फाइनल सपोर्ट लेवल आपका जो निकल कर आता है 35,200 और 35,025। उम्मीद करें यहीं पर रुक जाए तो ठीक है।
ऊपर की तरफ 36,050 से आपको गिनना है। 36,125, 36,300, 350, 400, 450 और 500। हर 50 पॉइंट पर यहाँ पर 300 से लेके 500 के बीच में आपके लिए है। बैंक निफ्टी में 50-50। हाँ, बैंक निफ्टी में ये क्योंकि ये बहुत बड़ा कंजूशन जोन रहा है पिछले हफ्ते में, है ना। 300 से 500 की रेंज में, 300 से 600 की रेंज में बहुत टाइम पास किया है बैंक निफ्टी ने, इंटरडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। अंडरस्टूड, ठीक है। मौजूदा पोजीशंस पे आते हैं, बाकी डेटा तो आप समझा चुके हैं, क्या करना है मौजूदा पोजीशन? मौजूदा पोजीशन में दीप स्टॉप लॉस, अब देखो आप वैसे तो गैप से 200-250 पॉइंट नीचे खुलते तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही जाता है डे ट्रेडर्स के लिए, लेकिन जहां खुल रहे हैं उसके बाद 16,800 आप रख सकते हैं। और अगर क्लोजिंग आज 16,950 के नीचे होती है तो फिर आपको कम कर लेना चाहिए अपनी पोजीशन, क्योंकि 16,958 का लास्ट वीक का क्लोजिंग है, लोएस्ट क्लोजिंग, उसके नीचे फिर आज आप बंद होते तो फिर खराब है। और लास्ट वीक का 16,824 का इंट्राडे लो तोड़ते हैं तो भी खराब है। चाहे तो 25 पॉइंट नीचे 16,775 रख सकते हैं, लेकिन 16,800 ठीक है अपने आप में। ठीक है, अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी बहुत छोटा स्टॉप लॉस जो खुलते ही आपका ट्रिगर हो जाएगा 35,900, इंट्राडे के लिए तो हो ही गया। ओके, क्योंकि और क्लोजिंग भी आपका हो ही चुका है, शुक्रवार को इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही ट्रिगर हो चुका है। सो मेरे लिए अब बड़ा गैप से देने का मतलब नहीं बनता से इंट्राडे क्लोजिंग, अब आज दोनों 35,900 रहेगा आपका, ठीक है। तो इफेक्टिवली बैंक निफ्टी आपका गया एक तरह से लॉन्ग पोजीशन पर। एग्जैक्टली। शॉर्ट अगर आप हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट है आज आपके लिए, ज्यादा ही बड़ी मुस्कुराहट, छप्पर फाड़ के वाला मामला है। 17,225 अब आपका स्टॉप लॉस रखे इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, बाद में खींचकर ऊपर ले आएंगे, वो 17,175 हो जाएगा बाद में गैप से नीचे खुलने के बाद। 50 मिनट के और रिस्क को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 36,350 बैंक निफ्टी पे इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। ये तो रही मौजूदा पोजीशंस की बात। नई पोजीशन सर बेचना है 17,225 के स्टॉप लॉस के साथ। बहुत ज्यादा गैप खुल गया फिर तो खत्म है, ये ट्रेड है ही नहीं। अगर आपको 17,000 के आसपास मिल जाए 17 तो बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा नीचे खुल गया 16,900 ही खुलता तो फिर बेचना बनता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लेवल्स दे दूं 17,000, 16,975, 16,950, ये 3 छोटे लेवल हैं। 875, 825 और 16,775 तक के लेवल, इसके आगे के निकालने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं कहीं यहीं तक रुक गया, यहीं पे रुक जाए तो ठीक है, तो इसलिए निकाले नहीं दी। रिसेंट लो के जरूरत हुई तो कल देखेंगे। अच्छा, आज का समझते हैं, ठीक है। ठीक है, जो लोग खरीदना चाहते हैं 16,825, 16,950 की रेंज में खरीदने की सोच सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर, क्योंकि रिस्क बराबर है। गैप से खुलने के बाद लेना चाहिए, लेकिन वो रिस्क के साथ, और रिस्क लिखने का पर्पज ये कि ताकि आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा लें, 16,775 का लगा लें, 750 का लगा लें, जो आपको ठीक लगे। बेसिकली 16,800 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है ना। ठीक है। टारगेट जो बनेगा 17,000, 17,050, 125, 150, 175, 200, बस। ठीक है, सिंपल ये सारे टारगेट हैं। समझ गया सर। ओवरसोल्ड रेंज में खरीदारी के भी मौके मिलेंगे, थोड़ा सा मिलेगा, रिकवरी के लिए, हाँ, एक रिकवरी के लिए वहाँ थोड़ा आप खरीद सकते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी पर अगर समझे जो आप बता रहे थे, रिलेटिव जो स्ट्रेंथ थी, क्या आज वो भी दिखेगी या फिर अब बैंक निफ्टी भी गिरने वाला? बैंक निफ्टी देखिए, मैं आज बैंक निफ्टी में मैं आज एसेस करने की कोशिश करूंगा। आज मुझे बैंक निफ्टी को देखना है, समझना है कि बैंक निफ्टी किस पे ज़्यादा फोकस करता है। मार्केट की वीकनेस और सरकारी बैंकों के लिए जो डील नहीं हो पाना, उस पर ज़्यादा रिएक्शन देता है। अब सरकारी बैंकों के लिए खराब, लेकिन सरकारी बैंकों का वेटेज किधर है बैंक निफ्टी में, करेक्ट। और एसबीआई के लिए तो खराब है नहीं जी। अब आइए पॉजिटिव साइड पे, आईसीआईसी बैंक रिजल्ट अच्छे, लेकिन मार्केट का मूड खराब है। अगर ये कोई अच्छा दिन होता तो आईसीआईसी बैंक 3-4% ऊपर होना चाहिए, सारे अपग्रेड्स हैं। सो आज देखते हैं बैंक निफ्टी, कोई हड़बड़ी नहीं अपने, सेटल होने देते हैं। हाँ, जो चीज कम समझ में आ रही हो, जो चीज में दोनों तरह की चीजें हो, आराम से देखो, कहीं नहीं जा रहा बाजार। ठीक है, कल भी वापस खुलेगा, मौका मिलेगा। सालों साल तक रहेगा, सदियों तक रहेगा, आप हम रहे न रहे, मार्केट रहेगा। इसलिए कहीं जिस दिन नहीं समझ में आया तो शांति से देखो। ठीक है, सब तरह की चीजें आ रही, इसलिए हमने अपने आप को एडजस्ट किया व्यू के हिसाब से भी, कि जो एक बुलिश व्यू था तो कहाँ किस वजह से चेंज होना चाहिए। चलिए, बैंक निफ्टी बेचिए 36,350 के स्टॉप लॉस के साथ, 35,725, 35,525 और 35,425, ये 3 लेवल शुरुआत के हैं। उसके बाद 35,325, 35,200, 35,025 और 34,900 तक के लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी में आप कर सकते हैं बिकवाली। जो खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी जगह खरीदने के लिए दीप 35,025, 35,200 अगर आए तो 800 पॉइंट नीचे, करेक्ट, 800 से 1000 पॉइंट नीचे अगर आए तो ठीक है। 34,900 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। 35,325, 425, 525 3 छोटे टारगेट, पार निकल कर टिके 725, 850, 925। थैंक यू वेरी मच। बस 6 टारगेट है ऊपर, जो 36,000 के ऊपर की नहीं। अब दूसरी चीज ये कि अगर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स की वजह से बैंक निफ्टी ज्यादा ना गिरे तो
35,325 से 35,525 की रेंज में खरीदना है। ओके, 525 पे लीजिए, उसके बाद आप 425 पे भी ले सकते हैं, 325 पे भी, 3 टुकड़ों में ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 35,200 का, ठीक है। 725, 850 और 35,925 ये 3 छोटे टारगेट हो गए। 36,000 के पार निकल कर टिके तो 36,050, 36,150, 36,300 और 350 तक के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में ट्रिकी है कि क्या 35,425, 525 के आसपास ही ले लेना है या नहीं, वो देख के समझ में आएगा। इसलिए बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बाई खरीदारी करने की राय भी अलग से दी। ठीक है, अंडरस्टूड सर। बैन लिस्ट में कोई स्टॉक नहीं है वायदा कारोबार के। टाटा पावर ऑलरेडी फ्राइडे को आ ही गया था, उसके बाद से अब फ्रेश एंट्री नहीं हुई है। अच्छा, डेटा समझाएं सर। आज का तो डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, बट फ्राइडे का भी फंड्स का डेटा उतना एनकरेजिंग नहीं था। खराब है इनक्रीजिंग क्या? अब तक लग रहा था फ्यूचर्स की खरीदारी है, फ्राइडे को तो वो भी रिवर्स हो गया भाई। मतलब करीबन आप सोचिए ना कितना, 4,500 करोड़ से ज्यादा का बेच दिया है। 2,500 करोड़ का तो कैश में बिकवा लिया है, 950 करोड़ के इंडेक्स बेच दिए, 1,200 करोड़ के स्टॉक बेच दिए। तो पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी बिकवाली आप तीनों को मिलाकर देखें तो शुक्रवार की है। तो तगड़ी बिकवाली 1,600 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड ने की है। ठीक है, अपनी ताकत से ले रहे हैं, तो ये डेटा खराब है। खाली एक ही रात की बात है कि इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 47% पर आ गई घटकर। ठीक है, 5-7% और बेच दो, और क्या, इससे ज्यादा क्या है। 17,000 वायदा कारोबार के लिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,000 पर 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। 17,000 के नीचे खुल रहे हैं। 17,000 के नीचे खुलते ही ये मंथली एक्सपायरी, एक नंबर नोट कर लीजिए, 1,65,00,000 शेयर ये अटक जाएंगे। वाह, 1,65,00,000 शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर आ जाते हैं 17,000 के नीचे। और अगर आज 17,000 के नीचे बंद होते हैं तो फिर इनकी समस्या बढ़ेगी। 16,900 तोड़कर अगर नीचे ट्रेड करते हैं तो 1,85,00,000 शेयर पुट राइटर्स जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी पुट बेच के मिले होंगे 50-75-100 पॉइंट, रिस्क हो जाती है अनलिमिटेड। ठीक है ना? तो ये देखना होगा। तो 17,000 आपके लिए फिर मेक और ब्रेक लेवल है। एक बार गैप से खुलने के बाद आप 17,000 को होल्ड कर पाते नहीं कर पाते, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर 17,200 माउंट एवरेस्ट हो गया, 31 लाख शेयर पुट में है, 35 लाख शेयर कॉल में, वो पार नहीं होगा। अब एक्सपायरी तक 17,200 पार करके टिक जाएं तो अपने आप में एक फिर आपके लिए एक राहत वाली बात होगी। बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे खुलेंगे। 36,000 के पुट पर 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर भी 36,000 के नीचे खुलते अच्छी खासी पुट राइटर्स की पोजीशन फंसती हुई नजर आएगी। ऊपर में 36,500 आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ पर वो पार नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी के लिए तो नीचे के लेवल तो ठीक है, अब 36,000 के नीचे ही है तो कोई खराब ही है। निफ्टी 17,000 के नीचे बहुत खराब है। बिल्कुल, तो 17,000 मतलब अनवाइंडिंग का खतरा पूरा बहुत बड़ा है और फिलहाल तो लग ही रहा है 17,000 के नीचे खुलने के लिए तैयार है। देखते हैं कितना बड़ा इंपैक्ट इसका आते हुए दिखेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट भी होने वाला है। जैसे अनिल जी कह रहे थे, आपके लिए तैयार है अनिल जी की तरफ से आज का स्टॉक ऑफ द डे। जी सर। JSPL जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के फ्यूचर्स में बेचने की राय है और ये फ्यूचर्स के मैं लेवल आपको दे रहा हूँ 545 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 525 और 520 के छोटे टारगेट हैं, 510 और 500 तक के बड़े टारगेट्स के लिए। मेटल्स कमज़ोर दिख रहे हैं। कल अमेरिका में स्टील इंडेक्स 5% घटा है, शुक्रवार को हमारे यहाँ हॉट रोल्ड कोयल की प्राइसेज जो स्टील की है वो 4% घटी है। बाकी भी संकेत, आयरन ओर के दाम 4% घटे। तो मेटल्स के लिए खराब। आपको जो समझ में आए वो वाला मेटल बेचो। आपको टिस्को समझ में आता है टिस्को बेचिए, अगर आपको सेल समझ में आता है आपकी मर्जी है। JSW स्टील जो पसंद आए, चार्ट पे जो आपको खराब दिखे। ओवरऑल व्यू खराब है, मैंने JSPL चुन लिया है। तो यहाँ पर 545 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली करने की राय JSPL। बिल्कुल, तो पूरा मेटल बास्केट वीक है जो अनिल जी सेक्टोरल व्यू भी दे रहे थे और उसमें से JSPL सर के सेल रेडार पर है, पर बाकी मेटल स्टॉक्स भी आप देख ही सकते हैं। आइए जान लेते हैं और कहां पर आपको नजर रखनी है जहां तक स्टॉक इंपैक्ट की बात है। खबरों वाले शेयर्स, साथ ही ट्रिगर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर तैयार हैं कुशल, अरमान, वरुण और आशीष। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या है आज के कुछ ट्रिगर्स और खबरें।
मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले नंबर्स आज कैश सेगमेंट से ही आते हुए दिखेंगे, जिसमें आप देखिए महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जीएमडीसी, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, तत्वचिंतन फार्मा जैसे स्टॉक्स पर आपको फोकस बनाकर रखना है। साथ ही एमसीएक्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि गोल्ड मिनी में यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू होती हुई दिखेगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 दिन की बैठक इनकी शुरू होगी आज और कल। यहाँ पर फाइनल जो नतीजे हैं उस पर फैसला आएगा, बोनस शेयर जारी करने पर और डिविडेंड पर भी कंपनी अपना व्यू रखती हुई नजर आएगी। उमा एक्सपोर्ट यहाँ पर ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से ये बाहर आता हुआ दिखेगा और मुथूट फाइनेंस जो अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। नतीजों के लिहाज से कैश सेगमेंट के आदित्य बिरला मनी नंबर्स अच्छे आए हैं। आय करीबन 23% बढ़कर 60 करोड़ पर आई है और कंपनी का मुनाफा भी ऑलमोस्ट दोगुना होता हुआ दिखा है। 3.7 करोड़ के मुकाबले 7.6 करोड़ जो है कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। एमएमटीसी नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। आय करीबन 66% गिरकर 2316 करोड़ पर आई है और कंपनी का घाटा भी बढ़ा है। 44 करोड़ के मुकाबले 210 करोड़ का घाटा अब कंपनी दर्ज करती हुई दिख रही है। खबरों के लिहाज से ऑल इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जितने भी ये पाम ऑयल से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, चाहे आप एफएमसीजी काउंटर्स लीजिए या फिर पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां जिसमें अदानी, विल्मर, रुचि सोया, गोदरेज एग्रोवेट जैसे स्टॉक शामिल हैं, यहां पर फोकस में रहेगा क्योंकि इंडोनेशिया से पाम तेल एक्सपोर्ट बैन किया गया। 28 अप्रैल से एक्सपोर्ट बैन लागू किया जाएगा और अगर आप देखें तो कुल पाम ऑयल इंपोर्ट में इंडोनेशिया से भारत 65% जो है इनका हिस्सा इंडोनेशिया से आता हुआ दिखता है। और एक बीपीसीएल पर खबर है, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, हमने भी आपको रिपोर्ट करके बताया था कि सरकार ने बीपीसीएल का विनिवेश प्रस्ताव वापस लिया है और ये स्टेटमेंट आ रहा है बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब से। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही है इसमें ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो बीपीसीएल पर विनिवेश का अभी स्ट्रैटेजी है उसको रिवाइज कर आगे चलकर नेक्स्ट वापस से मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। वरुण, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें लेकर आए आप? देखिए, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग दीप। रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप यहाँ पे आपको नजर रखनी है क्योंकि इनकी जो डील थी वो फाइनली कॉल ऑफ हो चुकी है क्योंकि लेंडर्स डील के खिलाफ वोटिंग की है। तो इन काउंटर्स पे तो आपको नजर रखनी है। साथ ही साथ फ्यूचर ग्रुप पे जिन कंपनियों का, जिन बैंक का एक्सपोजर है वहाँ पे नजर रखेगा, खासकर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस, येस बैंक, तमाम बैंक से जिनका एक्सपोजर है तो यहाँ पे नजर रखनी होगी। टाटा मोटर्स, सभी गाड़ियों के दाम जो है इस कंपनी ने बढ़ा दिए हैं। 1.1% के आसपास की बढ़ोतरी जो है औसतन इस कंपनी ने की है। हाइकेल कंपनी को महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 15 दिनों के अंदर एमआईडीसी तलोजा और रायगढ़ का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको बंद करने के लिए यहाँ पे नोटिस मिला है। और तलोजा यूनिट का FY21 में अगर आप देखते तो कुल आय में करीब 260 करोड़ के आसपास का योगदान था। टर्नओवर का लगभग 15% के आसपास जो है वो तलोजा यूनिट से आता है इस कंपनी का। सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि 7.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। साथ ही साथ 1500 रुपये प्रति शेयर के भाव पे बायबैक का ऐलान किया है। करीब 122 करोड़ के आसपास जो है ये कंपनी बायबैक के लिए इस्तेमाल करेगी। 6 मई को रिकॉर्ड डेट रखी गई है बायबैक की मंजूरी के लिए। इसके अलावा सनफ्लैग आयन लॉयड मेटल पर नजर रखेगा क्योंकि लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ जो है आर्बिट्रेशन अवार्ड जीत चुके हैं। ये कंपनी को करीब 900 करोड़ के आसपास मिलेंगे। जीरो इंटरेस्ट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के माध्यम से भुगतान जो है वो होगा। और रेलिगा एंटरप्राइजेस यहाँ पे सेबी के साथ जो पुराना मामला था उसको इन्होंने रिजॉल्व कर लिया है। करीब 5 करोड़ 41 लाख रुपए की पेनल्टी का भुगतान करते हुए इन्होंने इस पूरे मामले को रिजॉल्व किया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें। अरमान के पास भी कुछ और खबरें और फंड एक्शन है। मॉर्निंग अरमान, बताएं इसके बारे में। अंबुजा और एसीसी पर ध्यान रखिएगा जिसमें हेल्सिम के भारत के जो असेट्स खरीदने के लिए एबी ग्रुप अब बिड कर सकती है और सीसीआई की मंजूरी के लिए अल्ट्राटेक जो अपने कुछ असेट्स है वो बेच भी सकती है, ये रिपोर्ट्स है। कोहिनूर फूड्स पर जिसमें 27 अप्रैल को राइट इश्यू के जरिए फंड जुटाने के लिए बैठक है। मेरे पास कुछ बल्ड डील्स हैं जिसमें वोल्टास है, जिसमें टी रो प्राइज एसोसिएट्स एंड ट्री रो प्राइज इंटरनेशनल ने लगभग 0.10% हिस्सेदारी खरीदी है और पीवीआर है जिसमें ब्लैक रॉक ने लगभग 0.06% हिस्सेदारी खरीदी है, 21 अप्रैल को ओपन मार्केट के जरिए खरीदी है। और अंत में क्वेस्कॉप है जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने लगभग 2% हिस्सेदारी बेची है। ओके, तो ये आपके लिए कुछ बल्ड डील्स जहां पर रखनी है नजर। आइए डालते हैं नजर आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आईसीआईसीआई के दमदार नतीजों पर ब्रोकरेज का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, दमदार नतीजे के बाद दमदार रिपोर्ट्स आई हैं और आईसीआईसीआई बैंक ऐसा स्टॉक है जो सभी ब्रोकरेज हाउस को काफ़ी पसंद आ रहा है। सीएलएसई की रिपोर्ट आप देखिए, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1050 रुपये का लक्ष्य दिया, 748 की जो है क्लोजिंग है और ये मान रहे कि नतीजे काफ़ी बढ़िया। अब ये नया सेक्टर लीडर है और साथ में अगर आप देखें तो इन्होंने जो
अर्निंग्स के अनुमान में करीब 1 से लेकर 3% की जो है बढ़ोतरी भी की है। जेफरीज को भी नतीजे पसंद आए हैं, खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं और इनफैक्ट इन्होंने जो लक्ष्य है वो 20 रुपये से बढ़ा दिया, यानी 1050 से बढ़ाकर 1070 कर दिया और मान रहे कि करीब 0.5% तक क्रेडिट कॉस्ट भी कम हुआ है, तो इसका भी इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नतीजों पर देखने को मिला। नोमेरा भी देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 960 के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन ने भी खरीदारी किराए दी और लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाया, हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ाया, सिर्फ एडजस्ट किया, 926 से बढ़ाकर करीब 938 कर दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी किराए दे रहे 960 के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस और मैक्वारी दोनों भी अगर आप देखें तो सबके सब ब्रोकरेज हाउस जो हैं वो स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। तो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, अपग्रेड्स भी आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर तो आज रखनी है नजर। और कौन से स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, शुक्रवार को हिंदुस्तान जिंक के नतीजे आए थे बाजार के दौरान, उसके बाद क्रेडिट स्विस की तरफ से नोट आया है। हालांकि अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 345 की क्लोजिंग है, 310 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि स्टॉक की वैल्यूएशन अगर आप देखें तो मौजूदा हिसाब से जो है थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है। सिटी भी इनसे सहमत है क्योंकि न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य यानी 330 रुपये का लक्ष्य दिया है और ये मान रही जितनी भी पॉजिटिव खबरें जिंक सेक्टर के लिए सबकी सब जो है स्टॉक के अंदर फैक्टर्ड इन है, तो नियर टर्म में कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद लगाकर नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा थोड़े दिन पहले टाटा कम्युनिकेशंस के भी नतीजे आए थे, यहाँ पर सीएलएससी की तरफ से नोट आया है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, हालांकि जो लक्ष्य है वो घटाया है, 1615 से घटाकर 1440 कर दिया है, लेकिन कमेंट्री इनकी बढ़िया है। पहली बात कह रहे हैं कि वैल्यूएशन अच्छे हैं और दूसरा डेटा रेवेन्यू लगातार यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते इनके नतीजे जो है इन्हें ठीक ठाक नजर आए थे। HCL टेक नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे 1370 के लक्ष्य के लिए, 1102 की जो है क्लोजिंग है और साथ में पूरा आज FMCG तबका भी फोकस में रहेगा क्योंकि नोमेरा की बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई और ढेर सारे स्टॉक्स के ऊपर जो है उन्होंने अपनी राय दी है। डाबर पे देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, करीब 560 की क्लोजिंग है, 640 का लक्ष्य दिया है। HUL पर भी खरीदारी किराए दी 2950 के लक्ष्य के लिए। टाटा कंज्यूमर पर खरीदारी किराए है 890 का लक्ष्य दिया और गोदरेज कंज्यूमर्स यहाँ पर भी फोकस रखे क्योंकि नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 1150 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा फोकस। आइए बढ़ाते हैं आगे इस कार्यक्रम को और अब मुलाकात करने का वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से और आज है सोमवार की सुबह पिक ऑफ द वीक। सिमी जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज पिक ऑफ द वीक है तो मैं आज शुरू में दो पिक्स लाई हूँ, दो पिक्स दे दूंगी। एक तो पूरा माहौल इतना खराब है, एक सेल कॉल तो बनता है, तो मेरे तरफ से एक सेल कॉल होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसमें ब्रेकडाउन में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कंडीशनल सेल कॉल है। 1090 के नीचे सेल करके चलेंगे, 1065 से 1055 का टारगेट्स रहेगा। 1090 के नीचे जब सेल ट्रिगर होगा तब 1110 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये मेरा पहला कॉल शॉर्ट कॉल होगा। पूरा मतलब ग्लोबल क्यूज को देखते हुए एक शॉर्ट कॉल मैंने चूज किया है और पूरा वीक के लिए है और ऐसा नहीं है कि एक तरफा मार्केट नीचे ही जाएगा, कोई ना एक बार कभी ना कभी ऐसा तो मौका होगा जब मार्केट नीचे से रिबाउंड भी करेगा। तब एक स्टॉक नजर में रखना है, वो है बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरो रिन्यू में एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है कि सुस्ती के साथ अगर खुलता है स्टॉक, अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो 750 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा मेरे तरफ से। और मैं ओवरऑल 850 तक जाने का पूरा गुंजाइश है इस स्टॉक में, तो मैं पूरा वीक के लिए 850 का टारगेट दे रही हूँ। तो बोरो रिन्यू मेरे तरफ से बाई कॉल है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस सेल कॉल है। ओके, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस सिमी जी 1090 के नीचे बेचना है, राइट? 1108 पर बंद हुआ, करेक्ट? ओके, और 1110 का स्टॉप लॉस होगा, 1055 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट में, खरीदना है बोरोसिल रिन्यूएबल। यह है राय आपके लिए। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, लास्ट वीक हम जब फ्राइडे जा रहे थे तो मैंने कहा था कि 36,000 का पुट कैरी करिए। अब फिलहाल माहौल देख के लग रहा है कि उसमें अच्छे पैसे बनेंगे, बट समहाउ अनिल जी ICICI बैंक के जो नंबर्स है मुझे लगता है वो मार्केट को सपोर्ट देंगे। और मैं आपको सुन रहा था और मेरा भी यही मानना है कि बैंक निफ्टी तोड़ देगा लेवल, लेकिन 36,200 उससे ज़्यादा मुझे नहीं, 35,200 उससे ज़्यादा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। तो नेगेटिव खुलने के बाद हम शायद रिकवर करें
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट करना रिस्की हो जाएगा ओपन के साथ में अनलेस बाउंस बैक है, और लॉन्ग करते तो पता नहीं है कि मार्केट कहाँ रुकेगा। तो अनिल जी मैं वेट एंड वॉच करूँगा, मार्केट खुलने के बाद आई थिंक 9:30 9:45 तक हम फ्रेश इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है ओवरऑल ये वीक अनिल जी वॉलेटाइल रह सकता है, तो वेट एंड वॉच करने के बाद अनिल जी सेकेंड हाफ में हम पिक ऑफ द वीक देंगे। ठीक है, चलिए खुलने के बाद फिलहाल नोटा का इस्तेमाल किया है और नोटा का इस्तेमाल करने के लिए विश्वेश जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जस्टिफाई करने की कि क्यों करें। खाली ऐसे ही बोल देते हैं विश्वेश जी बहुत गैप से खुल रहा है इसलिए नोटा, तो भी मैं मान लेता। आज के दिन तो छूट है, और भी किसी को नोटा का इस्तेमाल करना हो तो आराम से कर सकते हैं। हिमांशु जी आप भी करेंगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पैरेलली बाजार में दो तरह का ट्रेड सेंटीमेंट चल रहा है। एक इंडेक्स और फ्रंट लाइनर्स है जहां पर एक वॉलेटाइल माहौल है। मुझे लगता है कि एक डिसेंट टाइम करेक्शन वहां पर अनफोल्ड हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा बाजार है जो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, जहां पर जबरदस्त बुल रन इंटैक्ट है। और जैसे ही किसी स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता है या किसी सेक्टर में ब्रेकआउट आता है, उससे जुड़े स्टॉक्स में जबरदस्त फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है अनिल जी इस गिरावट पर मैं यहाँ पर खरीदारी के साथ चलना चाहूंगा। कैश मार्केट का स्टॉक मेरे रडार पर है एज अ पिक ऑफ द वीक। स्टॉक का नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव। अनिल जी स्टॉक की क्लोजिंग हाई है लगभग 276-278 रुपए के आसपास। तो क्योंकि एक गैप डाउन मिल रहा है तो 268-270 के जोन में अगर बाजार नीचे मिलता है एस्ट्रा माइक्रोवेव, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे अनिल जी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से स्टॉक ने एक वीकली चार्ट्स पर एक क्लोजिंग बेसिस पर अपनी एक रेजिस्टेंस को टेक आउट किया है और जिस तरह से बड़े चार्ट्स पोजीशनड है यहाँ पर, इस हफ्ते के लिए 350 रुपए तक के टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। 250 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एस्ट्रा माइक्रोवेव मेरी तरफ से अनिल जी पिक ऑफ द वीक। ओके, एस्ट्रा माइक्रो है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय इस हफ्ते के लिए। चलिए, कैश का स्टॉक है तो ज़्यादा रिस्क नहीं है गिरने के लिहाज से, शॉर्ट करने के लिहाज से, ये तो आप मान ही सकते हैं। 250 का स्टॉप लॉस लगाएं 350 के टारगेट के लिए। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर क्या है इरादा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मार्केट्स के अंदर तो मेरे को लग रहा है एक बिकवाली देखने को मिलेगा, तो मेरे पास जो स्टॉक है वो सेल साइड का है। इंडसइंड बैंक मेरे को लग रहा है कि यहाँ से गिरावट दिखा सकता है। 960 के आसपास इसमें बिकवाली करें, 980 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 940 रुपए से लेके 925 रुपए तक के मूव ट्रेडिंग के लिहाज से इंडसइंड बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में करें बिकवाली। और जय ठक्कर भी है हमारे साथ। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं आपका क्या इरादा है? कुछ खरीदना बेचना या नोटा? Very good morning to you, Anil ji, and very good morning to Deep and everyone. अनिल जी, निफ्टी में तो हमें गिरावट देखने मिले। इनफैक्ट जो हमने पुट ऑप्शन दिया तो उसमें तो अच्छा पैसा आज बनते हुए देखने मिलेगा, बट बाई साइड पर एक स्टॉक है पिक ऑफ द वीक के ध्यान में रखकर। मार्केट वीक रहेंगे, एफएमसीजी कहीं ना कहीं डिफेंसिव में मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देखिए रिकवरी एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी देखने मिली है हमें कुछ दिनों में अनिल जी। और उसमें से एक कैश सेगमेंट का जो स्टॉक है, नॉन एफएनओ स्टॉक जिसे हम कहते हैं ज्योति लैब्स। एज अ डिस्क्लेमर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज्योति लैब्स हमने हमारे दिवाली पिक में भी रिकमेंड किया था लॉन्ग टर्म के लिए। इसको खरीदना अनिल जी 159 के आसपास का एक क्लोज हमें देखने मिला था। इसको खरीदना है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 151 पर लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस अनिल जी। टारगेट जो ऊपर में बनते हैं दैट वुड बी 170 एंड देयर आफ्टर 177। तो 170 177 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं ज्योति लैब्स में। ये मंथली एक्सपायरी वीक पर 151 के क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाइए। काफ़ी दिनों बाद एक बढ़िया रिकवरी ज्योति लैब्स में विथ वॉल्यूम्स अनिल जी हमें देखने मिलेगा। और उसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर जो 50 डेमा है, 200 डेमा है, उसके ऊपर अब कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। आपके लिए ज्योति लैब्स जहां पर रखनी है नज़र, बाकी के एफएमसीजी स्टॉक्स पर भी आपको रखनी है नज़र। जिस तरह से इम्पैक्ट आने वाला है पाम ऑयल बैन पर, इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, और साथ ही अदानी विल्मा, रुचिर और गोदरेज एग्रोवेट जैसे काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे। इन पर तो करेंगे चर्चा। नतीजे आए हैं उस पर एक बार पहले एक्सपर्ट्स की राय ले लें। एमएमटीसी, सुमित जी इसका चार्ट जरा देखकर बताएं, बहुत कमजोर नतीजे इसके आते हुए दिखे थे। दीपांशु, स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। स्टॉक एक बार थोड़ा सा डिप दिखा सकते हैं जिसके अंदर 48 रुपए से लेके 45 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कोई भी डिप आता है तो फिर पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक के अंदर वापस से एंट्री ले सकते हैं। अभी इमीडिएट रेंज मान के चले इसकी 45 से 44 रुपए नीचे में और 54 से 55 रुपए ऊपर में। फिलहाल एक बार 5 से 7 रुपए का डिप देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एमएमटीसी जिस पर बिकवाली की राय है। एबी मनी, आदित्य बिरला मनी, सिमी जी इसके चार्ट्स देखे, नतीजे यहाँ पर अच्छे आते हुए देखे थे।
दीपांशु, आज का नज़रिया बहुत अच्छा नहीं है, पर ओवरऑल ये चार्ट खराब नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई करंट लेवल पर खरीद रहा है तो यहाँ से मिनिमम 5-10% रिटर्न तो एक्सपेक्टेड है, पर थोड़ा सा लोअर लेवल पर मैं सजेस्ट करूँगी खरीदारी करने के लिए। अगर सुस्ती के साथ मार्केट खुलता है तो लोअर लेवल्स मिलेगा ज़रूर। हाइकल, विश्वेश जी जरा इसके चार्ट देखें। कमजोर खबर नेगेटिव आई है। 15 दिनों में इन्हें अपना तलोजा प्लांट बंद करना है। 15% आय इस प्लांट से आती है। चार्ट्स क्या कह रही हैं हाइकल की? मेरे हिसाब से दीपांशु देखिए, चार्ट तो वीक है काफ़ी टाइम से, और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा नहीं रहा है लास्ट 3 साल में। मुझे लगता है इमीडिएट सपोर्ट जो बन रहे दीपांशु, वहाँ पे 345 के बन रहे, जो मार्च के लोज है। ओवरऑल लो थिन वॉल्यूम ट्रेड काउंटर है, और ये जो पुल बैक है ये भी सस्टेन नहीं करा है, तो मुझे लगता है बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए। अलॉन्ग विथ मार्केट इसने ज़रा भी परफॉर्म नहीं किया है। मुझे लगता है 340 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए हाइकल, जहां पर रखनी नज़र। कमज़ोर एक्शन दिख सकता है क्योंकि खबर काफ़ी नेगेटिव है इनके लिए। शारदा एनर्जी, यहाँ पर बायबैक के लिए मंजूरी मिल गई है। 1500 पर शेयर के भाव पर बायबैक होगा। 1300 की क्लोजिंग थी। हिमांशु जी, शारदा एनर्जी 6% ऊपर था फ्राइडे को, बट बायबैक अच्छे प्रीमियम पर आ रहा है। काफी समय से एक आउट परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है। चैनल पर मुझे लगता है रिपीटेडली ये रिकमेंड भी हुआ है खरीदारी के लिए, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ये जो न्यूज थी ये शायद एक्सपेक्टेड थी, इसी के चलते लगातार यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल यहाँ पर बने रहे। चार्ट में अभी भी किसी तरह की कोई दबाव या वीकनेस का साइन नहीं है। और जहां तक आपका बाईबैक का 1500 के भाव का सवाल है, मुझे लगता है चार्ट्स भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 1500 और उसके ऊपर के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म के नजरिए से 1225 1230 का एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रह चलने की सलाह है। तो ये है आपके लिए राय शारदा एनर्जी पर। आइए, जैन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपका इस हफ्ते के लिए पसंदीदा शेयर, पिक ऑफ द वीक। बिल्कुल, जो मैं फ्राइडे को इवनिंग शो में जो स्टॉक्स दिए थे वो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा अनिल जी। एशियन पेंट्स मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे दिया था, और जेके टायर्स इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे दिया था, और बालाजी एमाइंस मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था, और AIA इंजीनियरिंग जो कि लॉन्ग टर्म पिक है, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी अगेन, उसको मैं पहले भी दिया हूं और अभी वापस से अच्छे लेवल्स पे, तो इसलिए दिया है। और अब मैं जो आज के लिए जो स्टॉक्स लेके आया हूं वो है मैरिको। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया लेवल्स पे है, और एफएमसीजी में थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिला है, तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। एशियन पेंट्स एक उस पर ध्यान दें, और जो सीमेंट सेक्टर है वहां पे काफी बज है, और जिस तरीके से अभी एसीसी और अंबुजा की चीज चल रही है, तो हो सकता है कि एशियन पे सीमेंट सेक्टर में काफी रीवैल्यूएशंस और री रेटिंग्स और कुछ होंगी, तो मुझे लगता है कि श्री सीमेंट कैन बी अ वेरी गुड बेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेन मेरा पिक ऑफ द वीक है वो है अनूप इंजीनियरिंग, जो कि वन ऑफ माय हॉट फेवरेट्स एंड बेहतरीन सुनील सिंघानिया जी की फेवरेट कंपनी बोल लीजिए, उनकी भी फंड में है, और अनूप इंजीनियरिंग इज अ फैंटास्टिक कंपनी। तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, करिए शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ। बताएं कौन से रिजल्ट्स इस वीकेंड पर अच्छे लगे। गुड मॉर्निंग सर। पहले बॉर्डर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा, इस बार नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मार्जिन्स बहुत प्रेशर में है, तो ये 80% ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं जिनके मार्जिन्स खराब आ रहे हैं। अच्छे नतीजों में सर आईसीआईसीआई बैंक, आई थिंक सबको पता है दैट आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। आप आरओए देख लीजिए जो 2% के ऊपर था, 7-8 साल के बाद हुआ है। तो ये सारी के सारे आपको लोन ग्रोथ नंबर हुआ, कासा रेशियो हुआ, निम्स हुए, जीएनपी हुए, एनएनपी हुए, सब आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। और अपने को पता भी है सर, आई थिंक बहुत टाइम से दैट आईसीआईसीआई बैंक हैज बीन डिलीवरिंग मच बेटर नंबर्स देन एचडीएफसी बैंक। ऑनेस्टली सर, मतलब स्टॉक सस्ता है पहले तो, आई थिंक 1.8-1.9 बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है FY24 के हिसाब से, महंगा स्टॉक नहीं है। बट आई थिंक इट डज नॉट कम टू मी एज अ सरप्राइज। आपको पता है सर, लास्ट 1 साल में आईसीआईसीआई बैंक आई थिंक कुछ 25% ऊपर है, एचडीएफसी बैंक 3% नीचे है, तो आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को आउट परफॉर्म कर ही रहा है ऑलमोस्ट 1 साल से, तो ये कुछ सरप्राइज नहीं है मेरे लिए। जो जरूरी चीज है सर कि आगे जाके यील्ड्स बढ़ेंगी, और जब यील्ड्स बढ़ेंगी जो ट्रेजरी बुक होता है बैंक्स का वो हिट कर सकता है,
इसलिए नंबर्स अच्छे थे, बट आई एम नॉट टू मच एंथूज्ड बाय इट। एक छोटा कंपनी है सर, वेंड इंडिया, तो उसका एक ही चीज मुझे अच्छा लगा कि इतने टफ एनवायरनमेंट में जब सब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, पीपल इन्फ्लेशन हो रही है, उसके मार्जिन्स अभी भी टिके हुए थे। उसके नंबर्स अगर टॉप लाइन भी देखो, टॉप लाइन भी 5% ऊपर है YoY, क्वार्टर क्वार्टर 15% ऊपर है, बट मार्जिन्स 24% आए सर कंपेयर टू 21.5% क्वार्टर क्वार्टर और 19% YoY। तो एटलीस्ट मैनेजमेंट ने मार्जिन्स को संभाल के रखा है, विच इज अ ग्रेट थिंग। बट ये कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। आई थिंक 40-45 टाइम्स पे ट्रेड करता है सर स्टॉक, तो कोई सस्ता स्टॉक नहीं है ये ट्रेलिंग मल्टीपल पे। बट एटलीस्ट मार्जिन सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि अब इस बार नंबर्स में सेट सेट कि मुश्किल से आपको 10-15-20% कंपनीज दिखेंगी जो मार्जिन को संभाल पाएंगी, अदरवाइज 70-80% कंपनीज का मार्जिन की लगेगी इस बार। तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजे। कमजोर नतीजों की लिस्ट इस सीजन में काफी लंबी है और शुरुआत वहीं से करते हैं। बताएं कौन सी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स आपको वीक दिख रहे हैं? सर सुंदरम फास्टनर सर, बाकी सबको पता था कि ऑटो एंसिलरी में हुआ या मैन्युफैक्चरिंग में हुआ आपको नंबर्स कम दिखेंगे, बिकॉज उनको कॉस्ट इन्फ्लेशन बहुत होगी। यहाँ पे भी यही कहानी रही। आपको सेल्स अगर 11% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा फ्लैट था और मार्जिन 15.5% से 14.5% थे क्वार्टर क्वार्टर। YoY तो 18% से 14% थे। तो बहुत खराब नंबर नहीं है, बट एटलीस्ट वो दिख रहा है कि मार्जिन कमजोर हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। अगला मेरे ख्याल में एक क्वार्टर और प्रेशर में जा सकता है सर कुछ कंपनीज का। टीटीएम बेसिस पे 38 टाइम्स पे ट्रेड करता है, तो सस्ता स्टॉक नहीं है। एक कंपनी सर जो सुर्खियों में रहते हैं, सब बात करते हैं, वो तेजस नेटवर्क्स की। ऑफ कोर्स टाटास ने ले लिया तो स्टॉक 2 गुना 3 गुना हो चुका है ये नीचे के लेवल से, पर नंबर्स नहीं आ रहे हैं सर। अभी भी एबिटा लॉस किया 88 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में भी लॉस किया था, 28 करोड़ का एबिटा लॉस था। तो नंबर्स कहीं से नहीं आ रहे हैं। ऑफ कोर्स सेल्स भी अगर आप देखो तो YoY कम हुई है कुछ 37%। तो बाकी नंबर्स कब आएंगे आई डोंट नो, बट सॉरी टू से, बट इवन आफ्टर द डील कुछ अभी भी एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लगेगा। और टाटा मेटालिक्स के सर नंबर से जो मैं मार्जिन प्रेशर आपको बोल रहा हूँ सर, आप ये देखिए 21% से मार्जिन 7% आ गए हैं। ये YoY की बात है। क्वार्टर क्वार्टर 10% से 7% आ गए हैं। तो जब इसीलिए मैंने बोला कि सुंदरम फास्टनेस इतने खराब नंबर्स नहीं है, बिकॉज जब ये झटका लगेगा बहुत कंपनीज को तो बहुत बुरा लग सकता है। एबिटा 60% नीचे था टाटा मेटालिक्स का। सस्ता स्टॉक है सर, 11 टाइम पे ट्रेड करता है, बट बिकॉज उस नेचर ऑफ कमोडिटी बिजनेस में उसको उतना ही मल्टीपल मिलता है। तो टाटा मेटालिक्स वाज अ बिग मिस फॉर मी। देन बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर सर, मार्जिन आधे हो गए हैं, 40% से 19% मार्जिन रह गए हैं। तो आपको याद होगा हम केमिकल्स के बारे में हमेशा बात कर रहे थे कि यार थोड़ा संभल के। अभी एबिटा 54% डाउन है और मार्जिन आधे हो गए हैं। स्टॉक बहुत सस्ता है, आपको 6 टाइम पे ट्रेड करता है, अगेन द नेचर ऑफ बिजनेस। और एक खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, अगेन सर देखिए सर 16.5% से मार्जिन 3.5% रही है क्वार्टर क्वार्टर। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब वो कमोडिटी इन्फ्लेशन हिट कर रही है तो हिट बहुत बुरी कर रही है। और इसमें सर एबिटा 85% डाउन है क्वार्टर क्वार्टर खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का। ठीक बात है। और उम्मीद के मुताबिक नतीजे कौन से रहे? सर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, अगेन एज आई सेड वी हैव टू लुक, एक टफ एनवायरनमेंट था, बट उसमें भी इन्होंने मार्जिन्स आई थिंक 55-56% एक्सपेक्टेड थे और 56.5% आए। सो आई एम हैप्पी एटलीस्ट मार्जिन सस्टेन हुए हैं इस कंपनी के, और एक बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। उस कमोडिटी इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में इसने मार्जिन भी संभाल के रखे। सेल्स तो बेहतरीन है ही है, 10% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर था, 26% YoY ऊपर था। एबिटा 13% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, 28% ऊपर था YoY, और मार्जिन सस्टेन की है सर। जितना एक्चुअली एनालिस्ट का उम्मीद था उससे 1% ऊपर एबिटा मार्जिन आया। तो हैप्पी फॉर दैट कि हाँ भी एटलीस्ट दिस इज a good execution in tough times for it. But अगर एक ही स्टॉक है सर, of course ICICI बैंक as I said, वो आपको ज्यादा पता होगा कि पोजीशनिंग के हिसाब से किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करेगा। बट वेंड का मुझे नंबर फिर भी अच्छा लगा, बहुत तोड़फोड़ नहीं लगा। तोड़फोड़ में सिर्फ एंजल वन का एक नंबर आया था जो देख के बहुत मजा आया था। और अच्छे नतीजों की लिस्ट काफी कम है, मुश्किल से कंपनियां बढ़िया रिजल्ट दे पा रही। धन्यवाद वरिंदर, ये सारे नतीजों का विश्लेषण देने के लिए। कल सुबह फिर आपसे होगी मुलाकात रिजल्ट्स के साथ। आइए तब तक मुलाकात करते हैं वागले साहब से, तैयार है हमारे साथ इस हफ्ते का शेयर लेकर। वागले साहब गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मैं श्योर नहीं हूँ ये मॉर्निंग गुड होगी जैसे आप कहते रहते हैं। हम तो श्योर है नहीं होगी। लेकिन अच्छी बात अनिल जी ये है कि फ्राइडे को जाते जाते अगर आपको याद होगा मैंने 2 बैंकिंग स्टॉक सेल में दिए थे, इंडसइंड और स्टेट बैंक। आज अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिलेगा, इसके लिए स्टॉक देना मुश्किल है, अदरवाइज डायरेक्शन क्लियर है।
फिर भी मैं स्टेट बैंक दोहराऊंगा, 500 का बंद है, 504 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। हाँ, बहुत ज्यादा अगर गैप से खुला तो नहीं ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था 480 का मुझे दिख रहा है, ये नया ये खुल रहा है ऑन द डाउन साइड, तो मेरा 480 का टारगेट है, 504 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो एसबीआई में बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से। आइए अब करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।